दोस्तों अन अकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए सबसे बढ़िया 35 डेज के लिए प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दिया गया है, वो भी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के साथ, जो कि ये स्टार्ट हो रहा है आपका 8 मार्च से स्टार्ट होगा और 15 अप्रैल तक चलने वाला है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे सर जी प्रैक्टिस बैच ये तो है 35 दिन का, लेकिन देखो चीज़ कंसेप्ट आना अलग चीज़ हो गया और प्रैक्टिस अटैम्प्ट करना अलग चीज़ हो जाता है ना। तो आप इस बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। देखो आपने जितना भी तैयारी किया है तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना। चलो जी, एक और हम लोग का बैच स्टार्ट है मिशन एनडीए करके, जो कि 45 दिन का क्रैश कोर्स है और ये इसमें इंडिया के इसमें ही बेस्ट एडुकेटर के साथ ये बैच तैयार की गई, जो कि आपका 1 मार्च से चलने वाला है, मतलब स्टार्ट है और आपका 15 अप्रैल तक ये आपका अंतिम रखा गया डेट है ना। तो आप 45 दिन का क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं इंडिया के लिए। अब देखिए अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो कैसे आपको परचेज करना है, सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको चूज कर लेना है 1 महीने 6 महीने 3 महीने जो भी लेना होगा उस पर क्लिक करना। उसके बाद एक कोड डाल दीजिएगा GJT10 डाल दीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ मिल जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्राइस पड़ेगा इतना में आपको मिल जाएगा 1440, 3600, 5760, 7200 इसमें मिल जाता है आपको। इतना बढ़िया कम प्राइस में अच्छा चीज़ मिल जाता है। तो अगर आप चाहे तो जाके इनरोल कर सकते हैं, बस इनरोल करने वक्त GJT10 का यूज जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलो दोस्तों, तो आपको मैं ये भी बता दें क्यूज कैसे लगाने, तो आपको मैं डेली क्लास में बता ही देता हूँ कि कैसे लगाने होता है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अन अकेडमी लर्निंग ऐप। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एमआर से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है। सवाल बहुत ही अच्छा है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या ऑप्शन डी में है किसी को नहीं। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो सवाल यह है कि राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र होता है वो किसे दे सकता है, ये आपको बताना है। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, उपराष्ट्रपति हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना जो त्याग पत्र होता है सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल अगला सवाल तो नहीं है, बल्कि हमारे पास कुछ पॉइंट है जो जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हमारे पास नोट्स में ये दिया गया है कि भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 51 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 51 के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे हम यदि उपराष्ट्रपति न हो तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उच्च न्यायालय को, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है। ये जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। अब यहाँ पे बता दूं कि जो प्रधानमंत्री होते हैं ये अपना जो त्याग पत्र होता है ये किसे देते हैं, तो ये देते हैं आपको राष्ट्रपति को, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। ऑप्शन ए में है रूसी संविधान से, ऑप्शन बी आयरलैंड संविधान से, ऑप्शन सी में अमेरिकी संविधान से, जबकि ऑप्शन डी में दिया गया है ब्रिटिश संविधान से। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत ही अच्छा सवाल है और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, ब्रिटिश संविधान हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। हमारे पास ये दिया गया है कि भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण की गई है, जिसमें देश का प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल हमारे पास ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी GV मावलंकर और ऑप्शन डी में है N संजीवा रेड्डी। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे।
और इस क्वेश्चन का भी कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसको भी हम जान लेंगे, ठीक है, इस आंसर के बाद। तो यहाँ पे सभी लोग कमेंट कीजिए राइट आंसर अगर आपको यदि इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, जीवी मावलंकर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जीवी मावलंकर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल नहीं, मैंने आपको ये बता चुका हूं कि हर क्वेश्चन का कुछ हमारे पास नोट्स हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जानना आपको बेहद ही जरूरी है। हमारे पास नोट में ये है कि स्वतंत्र भारत के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, इनका कार्यकाल आपको बता दूं कि 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 के मध्य था, और यह 26 नवंबर 1949 से अंतरिम संसद के भी अध्यक्ष भी रह चुके थे। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 4 है। 4 ये है कि लोकसभा के निर्वाचन की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बता दूं कि इन सभी सवाल जो है, ये सभी सवाल ये प्रीवियस ईयर सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सवाल ये है कि लोकसभा के निर्वाचन की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए में 530 है, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 550 और ऑप्शन डी में है 555। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, 550 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो लोकसभा के निर्वाचन की जो सीटें होती हैं उसकी अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको जान लेते हैं। हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये दिया गया कि अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचन की सीटों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। किस अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद 81 के अनुसार, ठीक है, कि 550 सीटें हो सकती है। और वर्तमान में लोकसभा के लिए टोटल 530 सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्र 13 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। ये भी आपको याद यहाँ पे रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। ऑप्शन ए है गृह मंत्री, ऑप्शन बी विदेश मंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, जबकि ऑप्शन डी में दिया गया है प्रधानमंत्री। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, प्रधानमंत्री हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। हमारे पास नोट में ये दिया गया है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। NIC का गठन है वो 1961 में किया गया था। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और वह गृह मंत्री अमित शाह है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये बता दूं कि एग्जाम में आपको अनुच्छेद से सवाल पूछे जा रहे हैं। जितने भी प्रधानमंत्री द्वारा योजना स्टार्ट की गई है उन सभी योजनाओं से एक न एक सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको बता दूं कि योजना से जितने भी रिलेटेड सवाल हैं उन सभी सवालों का आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए सभी लोग राइट आंसर की जो योजना आयोग की स्थापना थी वो कब की गई थी। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी में 1952। राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा 1950 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1950 में की गई थी। अब यहाँ पे आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। हमारे पास ये दिया गया है कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। योजना आयोग का गठन संवैधानिक उपबंधों द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि भारत में पंचवर्षीय योजना के द्वारा आर्थिक नियोजन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया गया है। यह योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग नाम से जाना जाने लगा है, ठीक है। योजना या नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि हर किसी भी वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूं
कि जिस भी क्वेश्चन में पहला वर्ड या पहला शब्द आ जाए वो क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सवाल हमारे पास ये है कि विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री ये कौन थी? सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? सिरिमाओ भंडर नायके। ऑप्शन बी एनी बेसेंट। ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी हिलेरी। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। नाम से तो आपको कंट्री का मालूम होना चाहिए, जरूर नाम से बता सकते हैं। सभी लोग बताइए, राइट आंसर कमेंट करिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? सिरिमाओ भंडर नायके हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में जान लेते हैं। हमारे पास नोट में दिया गया है कि विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडर नायके जी हैं, जो कि श्रीलंका की थी। कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। ये श्रीलंका के 3 बार प्रधानमंत्री चुनी गई थी। 10 अक्टूबर 2000 को इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, मृत्यु हो गई थी 10 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितने गुना बड़ा है? सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना बड़ा है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी में है 9। राइट आंसर कमेंट करेंगे। इसका तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा। भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसके भी बारे में जान लेते हैं। हमारे पास नोट में दिया गया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल आपको इतना है वर्ग किलोमीटर, जबकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, या फिर इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बताइए, सभी लोग बताइए राइट आंसर। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? बांग्लादेश हो जाएगा राइट आंसर, जो कि बांग्लादेश जो है वो बता दो कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहाँ पे हम बांग्लादेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोट में हमारे पास दिया गया है कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसकी लंबाई लगभग 4096.6 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य निम्नलिखित है। कौन कौन है? त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है, मेघालय है तथा पश्चिम बंगाल भी है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल ये है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोरोमंडल, ऑप्शन बी में है कोंकण, ऑप्शन सी मालाबार, ऑप्शन डी पश्चिम तट। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन ए हो जाएगा कोरोमंडल, जो क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को कोरोमंडल भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल तो नहीं, बल्कि यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं। नोट्स ये कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं, जबकि पश्चिमी में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल ये है कि पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी चट्टानों और ऑप्शन डी मृदा। राइट आंसर कमेंट करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? चट्टानों हो जाएगा राइट आंसर, जिसे पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये चट्टानों का है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन ये है कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी में है गंगा और ऑप्शन डी गोदावरी। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है? गोदावरी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। नोट में ये है कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर है
और इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से हुई थी। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ये भी सवाल बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी महानदी। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 का। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? ताप्ती हो जाएगा राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे पास नोट में दिया गया है कि ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि यह पश्चिमी से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। और यहाँ आपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण कर एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी, गोदावरी व महानदी डेल्टा बनाती हैं तथा यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि भारत में कुल कितने बंदरगाह है? सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी में है 13। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का कि भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है? 13 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। टोटल 13 मुख्य बंदरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी हैदराबाद। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? केरल हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। केरल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये कि साइलेंट वैली शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल ये कि भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत में यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात की जा रही है कि सबसे ज्यादा किस राज्य में वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी असम। राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन सी हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए, इसको वो जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमारे पास ये दिया गया कि भारत में सबसे ज़्यादा वन मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। 2000 यानी सॉरी यहाँ पे बता दूँ पाए जाते हैं हो गया, और 2103 यानी 2003 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। कितना? 2003 होना चाहिए, यहाँ पे 2103 हो गया, ठीक है, सॉरी। 2003 की रिपोर्ट के अनुसार बता दूं कि मिजोरम में वनों के प्रतिशत 19 यानी टोटल 90.38% था, जबकि 2015 में इसकी जो जांच की गई थी इसके रिपोर्ट के अनुसार टोटल 88.92% थी, ठीक है। और आपको उत्तर प्रदेश को अगर जानना है तो उत्तर प्रदेश में वनों की टोटल प्रतिशत आपको 9.18 है। ये भी आपको डेटा याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है कि झूम की खेती अभी भी किस राज्य में प्रचलित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। झूम की जो खेती होती है वो अभी भी किस राज्य में प्रचलित है, यानी किस राज्य में हो रही है? सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है? ये डी हो जाएगा, यानी सभी। नागालैंड में भी हो रहा है, मिजोरम में भी और मणिपुर में, यानी तीनों झूम की खेती जो हो रही है तीनों स्टेट यानी तीनों राज्यों में ये भी अभी प्रचलित है, ठीक है। आगे देख लेंगे, हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। हमारे पास ये कि झूम की खेती अभी भी नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर राज्य में प्रचलित है। झूम की खेती पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जातियों द्वारा की जाती है। ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रहा आज का इतना टोटल 17 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट दिया उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको बिल्कुल याद रखना होगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकेंगे, या फिर मैंने आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए फटाफट। मैं आपको नेक्स्ट डे इस पीडीएफ को वहाँ पे क्या करता हूँ, हमेशा डाल देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।